चलिए आप सभी को नमस्कार। आज की प्रैक्टिस में हम चलते हैं। सवाल है 2 का घातांक 2 धन 2 का घातांक 3 धन 2 का घातांक 4 धन 2 का घातांक 5 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम देखते हैं यहाँ पर कि सभी में 2 2 2 दिख रहा है और घातांक बढ़ते क्रम में दिख रहा है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब सभी में 2 का घातांक 2 सब में शामिल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 घातांक 2 गुना 1 लिख सकते हैं, धन 2 का घातांक 2 और गुना 2 का घातांक 1 लिख सकते हैं, धन 2 का घातांक 2 धन गुना 2 का घातांक 2 धन 2 का घातांक 2 गुना 2 का घातांक 5 3। ये 3। तो देखिए यहाँ पर 2 का घातांक 2 ही है, 2 का घातांक 2 और 1 3 है यहाँ पर, और 2 का घातांक 2 और 2 4 है, और 2 का घातांक 2 धन 3 यदि देखें तो 5 है। इसको हमने गुना के फैक्टर में तोड़ दिए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में 2 का घातांक 2 है, यहाँ भी 2 का घातांक 2 है, यहाँ भी 2 का घातांक 2 है, और यहाँ भी 2 का घातांक 2 है। तो सभी से 2 का घातांक 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ है 1 बचा हुआ है, उभयनिष्ठ निकाल लिए हैं, और 2 का घातांक यहाँ पर देखिए 1 बचा है, और धन 2 का घातांक 2 बचा है, धन 2 का घातांक 3 बचा है। इस प्रकार से हमने निकाल लिए बाहर। तो ये 2 का घातांक 2 का मतलब है 2 का 2 बार गुना है, तो 2 गुना 2 माने 2 दूने 4, और यहाँ पर 1 धन 2 का घातांक 1 है तो 2 धन 2 का घातांक 2 माने 2 का 2 से 2 बार गुना है, तो 2 दूने 4, और धन 2 का घातांक 3 है तो 2 का गुना 2 से 3 बार, 2 का गुना 2 से 3 बार कैसे होगा, 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 का गुना 2 से 3 बार हो रहा है। और इसको जब हल करेंगे तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8, ये हो गया। 4 का गुना यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर है 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 7 और 8 15 है, और यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह है तो 15 चौके 60। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसका उत्तर आया हुआ है 60, ऑप्शन नंबर डी पे है। इस प्रकार के सवालों में हम यदि इसको गुना करते जाएंगे तो 2 का घातांक 5 बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा। तो हल करने के लिए हम इसको उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, जो सभी में कॉमन है उसको निकाल लेंगे तो ये और सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पैटर्न 4 9 16 के बाद में 3 पद क्या होगा। ये खाली स्थान दिया हुआ है कि अगले जो है 3 पद हैं, तो यहाँ पर हम इसमें कोई कुछ न कुछ क्रम से इसमें नियम से बढ़ते गया होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम इसको लिखें यहाँ पर 4 9 और 16 यदि हम लिखते हैं तो हम अंतर देखते हैं। 4 में 9 कितना बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि ये 5 बड़ा है, 9 में 16, 9 में से ये 7 बड़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर जो है 5 बड़ा हुआ, फिर 7 बड़ा हुआ है, तो 5 में 2 बड़ा हुआ है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो ये 7 और 2 9 बड़ा होगा। तो 16 में देखो ये 4 और 5 9 हुआ है, 9 में 7 16, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है ये 25, ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यदि 25 है तो 25 वाले पद हम देखते हैं। पहला में तो ये 2 तो कट गए यहाँ पर, और इस प्रकार से ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये 2 अब 25 25 पहला पद है। फिर दूसरा ये 5 2 7 2 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, और 25 में 11 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और 2 और 1 3, ये 36। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 25 दोनों में है, उसके बाद 36 इसमें है, तो सिर्फ यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चेक नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम करके दिखा देते हैं। 9 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब 2 बढ़ाएंगे तो ये 13, 6 और 3 9, और 3 और 1 4। इस प्रकार से पहला पद 25, दूसरा पद 26 और तीसरा 49 प्राप्त हो रहा है। इसमें एक और हम दूसरा पैटर्न और दूसरा विधि भी तो देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये 4 9 और 16, अगला 3 पद क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 का 2 से गुना हो रहा है, 2 का गुना 2 से हो रहा है,
ये 9 है तो 3 का गुना 3 से हो रहा है, 3 तिया 9, और ये 16 है 4 का गुना 4 से हो रहा है। तो 2 का गुना 2 बार, 3 का गुना 2 बार, 4 का गुना 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का गुना 2 बार, और यहाँ पर 6 का गुना 6 से 2 बार, 7 का गुना 7 से 2 बार। तो 5 पंचे 25, 6 छक्के 36 और 7 सत्ते 49। तो ये दिख रहा है ऑप्शन 25, 26, 36 और 49, 25, 36 और ये 49। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। तो हमको कई प्रकार के पैटर्न बन सकता है, लेकिन नियम के तहत ही लागू होगा, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 30 धन 3.0 धन 0.3 धन 0.33 धन 0.333 बराबर है। यहाँ पर सभी का हमको योगफल निकालना है, तो इसको क्रम से लिखेंगे हम। ये 30 है, और यहाँ पर ये सिर्फ 3.0 मतलब 3, ये 0.0 0.3 0.3 0.33 0.33। अब अगला है 0.333, 3 बार है 0.333। ये योगफल निकालना है। यहाँ पर दशमलव सीधा में रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है कि सभी का दशमलव सीधा में होना चाहिए। 30 है मतलब ये 30 दशमलव ही है, 30 है। अब यहाँ पर हम जो खाली जगह है वहाँ पर 0 नहीं भी लगाएंगे तो पर भी हम सीधा जोड़ सकते हैं। देखो इसके सीधा में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6। यहाँ पर देख रहे हैं सीधा में 3 3 6 और 3 9, और दशमलव है सीधा में। यहाँ पर 0 और 3 3 0 0 है, तो 3 का 3 ही होगा, और यहाँ पर इस लाइन में सिर्फ 3 है, तो ये 33.963 33.963 ये ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। उत्तर को देखते समय आपको ध्यान देना है। 963 देखो 636 936 इस प्रकार से क्रम को आगे पीछे कर दिया रहता है, तो हमको हड़बड़ी में नहीं देखना है। ये ऑप्शन नंबर ए है 33.963। ठीक है, चलिए इस प्रकार के सवाल देखिए। ये 12,276 भाग 1.55 बराबर 7920 है, तो 1227.6 भाग 7920 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले। 12276 ये बटा है, तो ये बटे लिख देते हैं यहाँ पर, और ये 1.55 बराबर ये 7920 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बटा है तो इधर इसको गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12276 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7920 गुना 1.55 ये दिया हुआ है। अब हम जिसको ज्ञात करना है उसको भी अपने को यहाँ पर दायां तरफ लिख देंगे। ये लिखा हुआ है 1227.6 बटे 7920 बराबर, यहाँ पर कोई चीज है यहाँ पर जिसको ज्ञात करना है, तो ये बटे है तो उधर चले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1227.6 बराबर, ये उसको उधर करेंगे तो 7920 और गुना यहाँ पर अब जिस संख्या को ज्ञात करना है वो यहाँ रहेगा। यहाँ पर आप देखिए तो ये देख रहे हैं कि अंक तो वही है, तो यहाँ पर हम 155 पहले लिख देते हैं, ये 155। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दायां तरफ कितना दशमलव लिख रहा है, 1 अंक और 2 अंक, 1 अंक और 2 अंक दशमलव दिख रहा है। तो सबसे पहले हम 2 अंक में दशमलव लगा, देखो कहीं पर वो दशमलव नहीं है, 2 अंक में दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद पहले से यहाँ पर क्या है, 1 अंक का दशमलव और लगा हुआ है, यहाँ पर 1 अंक का दशमलव लगा हुआ है, या हम सीधा यहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पर यदि ये बराबर है और यहाँ पर दशमलव यदि इस पक्ष में लगाएंगे तो ये दशमलव इधर एक और खिसक जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12
2 7 6 बराबर 7 9 2 0 गुना ये यहाँ पर यदि हम 155 है, पहले 2 अंक में दशमलव था, यदि हम 1 अंक में और दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 1 2 3 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा यही उत्तर आएगा। यहाँ पर 1 अंक पहले दशमलव लगा, पहले 2 अंक में था, ये दिख रहा है अपने को। अब यहाँ पर यदि 1 अंक और लगाना है तो ये 1 अंक खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.155 जो ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए 4 आदमी अथवा 6 औरतें एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। यही कार्य 2 आदमी तथा 9 औरतें कितने दिनों में कर सकेंगे। आदमी के लिए हम m लिख देंगे, यहाँ पर दिख रहा है 4m अथवा मतलब बराबर, ये बराबर 6 औरत के लिए हम लिखेंगे वुमेन, ये हो जाएगा 6 वुमेन। यहाँ पर ये बराबर कितने दिन में कर रहा है, ये 16 डे, दिन का मतलब डे हो गया। अब हम आगे देखते हैं 2 आदमी, तो 2 आदमी का मतलब है m तथा के लिए हम लिखेंगे धन, 9 औरतें, 9 के 9 और औरत के लिए w। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 आदमी जो है 6 औरत के बराबर काम करते हैं यहाँ पर। तो यदि हम इसको देख रहे हैं कि भाग करेंगे, 2 आदमी को हम औरत में बदलेंगे तो 2 से यदि हम इसको भाग करेंगे, इसको भी 2 से, तो 2 दूने ये 2m जो है 2 दिया 6, 3 औरत के बराबर है। यदि इसको 2 से भाग कर दे दोनों को तो यहाँ पर 2 दूने 4, 2 होता है 2m, 2 आदमी जो है 3 औरत के बराबर है। यहाँ पर 2 आदमी हैं, इसको हम 3 औरत के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 औरत धन 9 औरत, ये जो बराबर होगा यहाँ पर हो जाएगा 3 औरत और 9 औरत के बराबर, तो ये पूरा हो जाएगा 12 औरत। अब हमारे पास ये दिख रहा है 6 औरत 16 दिन में, 6 औरत 16 दिन में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 12 औरत कितने दिन में, ये 12 औरत कितने दिन में होता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, आपने देखा होगा m1 d1 बराबर m2 d2। m1 कौन सा हो जाएगा, ये 6 m1 हो जाएगा, कितना दिन हो रहा है यहाँ पर 16 दिन हो रहा है। m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 12 और d2 कितने दिनों हैं इसी को अपने को निकालना है। तो d2 इधर यहाँ पर गुना हो रहा है 12, तो इधर ये 12 पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा d2 बराबर 6 गुना 16/12। तो 6 एकम 6, 6 दूने 12 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये d2 हो जाएगा 8। तो ये 12 जो औरत किसके बराबर था, 2m 9 आदमी कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको और भी निकाल सकते हैं दूसरी तरीका से, लेकिन वो भी एक तरीका क्या होगा हम अगली सवाल में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर ये बड़ी को दर्शाता है और ये जो है छोटी संख्या को दर्शाता है। अक्सर हम देखते हैं परीक्षा में इस प्रकार के सवालों को हम देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, जबकि ऐसे सवाल बहुत ही सरल सवाल होते हैं। ये लिखा हुआ है कि किसी भी प्राकृत संख्या n, तो प्राकृत संख्या आपको किसी भी लिखा है तो प्राकृत संख्या जो होती है 1 से 2 3 4 ये अनंत तक होता है। तो हम किसी भी प्राकृत संख्या है तो हम एक को ही ले लेते हैं इसमें। यहाँ n का मतलब हो जाएगा ये n है, n बराबर 1 2 3 4 कोई भी सभी संख्या है, तो हम इन चारों में से हम n का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन हम ये घातांक है इसलिए सबसे छोटी संख्या को रख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n का वर्ग, यदि हम n बराबर 1 ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a में n का वर्ग है तो 1 का 2 बार घातांक है और बड़ा है और n का घातांक 3 बार है तो ये 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का हम कितना भी बार गुना कर लें, 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का गुना 3 बार भी करेंगे तो 1 आएगा। तो अब यहाँ देखिए क्या 1 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, 1 से बड़ा नहीं है।
दूसरा नंबर पे अब देख लीजिए n का घातांक 3 लिखा है, तो 1 का घातांक 3 है, बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है, और n का घातांक 2 है, तो 1 का घातांक 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का 3 बार गुना करेंगे 1 से तो 1 एकम 1 एकम 1 ही आएगा, बड़ा का चिन्ह है, और 1 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो 1 एकम 1। क्या 1 1 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए n घातांक 2, सी के लिए आ जाइए। n घातांक 2, n का मान हमने 1 लिया है तो n का 2 घातांक करेंगे, ऋण चिन्ह है यहाँ पर, और n का घातांक 3 है, तो 1 का घातांक 3 है, और ये बड़ा का चिन्ह लगा है और शून्य से। अब देखिए 1 का घातांक 2 बार करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, 1 एकम 1, ऋण 1 का घातांक 3 है तो 1 का 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, और ये बड़ा का शून्य चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको, ये हो जाएगा 1 में 1 गया तो 0 होगा, तो शून्य जो है शून्य से बड़ा होगा, ये नहीं हो सकता, शून्य शून्य से बड़ा कैसे होगा, तो ये भी अब गलत हो गया। अब चौथा नंबर डी नंबर का ऑप्शन है, तो डी को देखिए, यहाँ पर लिखा है n बड़ा 0, n का मान क्या लिए हैं हमने 1, और ये बड़ा शून्य, तो बिल्कुल 1 जो है बड़ा है शून्य से, 1 बड़ा है शून्य से, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसलिए अपना जो उत्तर होगा डी नंबर उत्तर आएगा। ये बड़ी और छोटी चिन्ह को ध्यान रखिए, जिधर मुंह खुला है ये पक्षी की चोंच है, और यदि ये बड़ा है तो इधर वाला जो होगा वो बड़ा होता है, और इसमें इधर जो है छोटा हो रहा है तो इधर ये छोटा होगा, बस इसी चिन्ह को भी याद रखने का तरीका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मोना ने एक कमीज 860 रुपए में खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दी, इस कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य है ये, और ये है, यहाँ पर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य 15%। यदि 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपया में यदि किसी वस्तु को खरीदा है तो 15% लाभ यदि हो रहा है तो वो 115 रुपये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो खरीदी कितने में खरीद रहा है, ये 860 में ये खरीदी है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, यदि जिसका मूल्य ज्ञात करना है, अपने को ये विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, विक्रय बटे क्रय, और जो दिया हुआ क्रय है बड़ा संगत क्रय। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है हुआ है 115 बटे 100 है, और गुना क्रय मूल्य जब कितना है 800 रुपये में खरीदा है तो 860 रुपये। यहाँ पर 1 जीरो को काट दीजिए, अब 5 से कटेगा तो 5 से काट देते हैं, 5 दूने 10, 5 दूने 10, यहाँ पर 1 बचा है 15, 5 तिया 15। अब 2 से ये सम संख्या कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 23 गुना 43। तो 23 गुना 43 पहाड़ा याद नहीं है तो इसको बिल्कुल ऐसा कर लीजिए, 23 गुना 43, 3 तिया 9, 3 दूने 6, और यहाँ पर हो जाएगा दहाई में लिखेंगे अब 4 तिया 12 का 2 हासिल हो जाएगा, यहाँ पर 1, 4 दूने 8, 8 और 1 9, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 और 2 8 और 9 का 9, तो ये इसका जो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आ गया 989 रुपये। ये 989 रुपये ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। इस प्रकार के बहुत सारे सवालों में आते रहते हैं, इसको बिल्कुल वैसे ही बनाना है, जिसको बिल्कुल लिख दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ये विक्रय बटे क्रय गुना जो क्रय है ये निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। पहले 2 किलोमीटर किराया 25 रुपये तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर का किराया 10 रुपये है, कुल देय किराया होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 किलोमीटर है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं इसको, ये यहाँ तक है 12 है।
तो 12 किलोमीटर है ये। तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं कि पहले क्या हो रहा है कि 2 किलोमीटर, यदि ये 2 किलोमीटर निकाल दिया जाए यहाँ पर 2 किलोमीटर, तो अब कितना बच जाएगा, ये 10 किलोमीटर बच जाएगा, 10 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर का किराया कितना रुपए है, 25 रुपए है। कितना रुपए है, 25 रुपए। पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपए है, तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब जो बचा हुआ है उसका प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपए है। यहाँ पर यदि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10 किलोमीटर है और प्रत्येक का यदि 10 रुपये ले रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, ये 10 गुना 10 बराबर ये 100 रुपये। कितना रुपए हो जाएगा, ये 100 रुपये। तो 2 किलोमीटर का 25 रुपये और 10 किलोमीटर का 100 रुपये होगा। तो दोनों पूरे जो 12 किलोमीटर का जो हो जाएगा वो 25 और 100 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। जो ये ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न दंड आरेख एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है। उसे सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो प्रश्न को बढ़िया ध्यान से देखेंगे कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 20 अंक प्राप्त किया है, हिंदी में 30 अंक है, गणित में यहाँ पर 50 अंक है। लेकिन हम क्या करते हैं, विद्यार्थी प्राप्तांक देखेंगे और ये 10, 20, 30, 40 और ये 50 को जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 लिखा है वो 10 तो किसी का भी ये प्राप्तांक नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये बड़े ध्यान से देखना है। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में कितना प्राप्तांक है उसको देख लीजिए, 20 पहला नंबर हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए आप अंग्रेजी को ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 20। दूसरा हिंदी है, हिंदी के लिए 30 अंक प्राप्तांक है। तीसरा है गणित है, गणित का 50 है, गणित का कितना है, 50 है। उसके बाद है विज्ञान, विज्ञान के लिए कितना दिख रहा है यहाँ पर, 40। और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए कितना प्राप्तांक है, ये 30 है। तो इसको हम पूरा जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कुल प्राप्तांक पूछा हुआ है, सभी विषयों में कुल कितने अंक, तो ये यहाँ पर 0 हो गया, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 170 उसको कुल अंक प्राप्त हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर वही है कि हमको ध्यान देना है, बड़े गौर से देखना है, समझना है। प्राप्तांक जैसे ही पूछता है कुल कितने अंक, तो सीधा सीधा इसको जोड़ देते हैं कि ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ये दंड आरेख को बड़ा ध्यान से देखना है कि ये अंग्रेजी कहाँ कितने नंबर प्राप्तांक हो रहा है, इस प्रकार से अपने को देखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 2/3 धन 4/9 का 3/5 भागित 1/2/3 गुना 1/1/4 ऋण 1/3 बड़ा कोष्टक बंद को सरल करना है। यहाँ पर बोडमास या कोका भागु योग मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कोका भागु योग। इस प्रकार के यदि जब कभी भी कोई प्रश्न होता है, सरलीकरण होता है, तो इसको हम लिखते हैं बोडमास, BODMAS। इसको बोडमास को हिंदी में हम कहेंगे को का भागु योग। को का मतलब ब्रैकेट, को का मतलब होता है कोष्टक। कोष्ठक को पहले हल करेंगे। कोष्ठक में एक होता है रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर सर्पाकार या इसको मंझला कोष्ठक भी कहते हैं, मंझला कोष्ठक को हल करेंगे, और फिर बड़े कोष्ठक को हल करना है। ये का जहां पर भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है का, तो इसको कोष्ठक के ठीक बाद में हमको का को हल करना है और का को गुना में बदलना है। भा का मतलब होता है भाग, ये जो चिन्ह दिया रहेगा तो इसको पहले हल करेंगे। गुना है ये,
तो ये गुना का जो चिन्ह दिया रहेगा, ये का मतलब गुना है और ये अलग से गुना है, तो हमको का वाले को पहले करना, भाग से पहले करना है। योग, योग का योग है, ये धन चिन्ह को करेंगे और घ से घटाना, घटाना ये ऋण। तो इस प्रकार से सरलीकरण में इन नियम का बोडमास या कोका भागु योग का पालन करना है। ठीक है, चलिए यहां पर कोष्टक के अंदर पहले हल करेंगे। 2/3 है और ये 4/9 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको यदि हम हल करें तो यहाँ पर इसका दोनों का क्या हो जाएगा, 9 है, एलसीएम 9। यहाँ 3 है तो 9 को भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 3 तिया 9। अब ये 2 और ये 9 है, 9 एकम 9, तो 2 तिया 6 धन 4 एकम 4। ठीक है, और का मतलब गुना, का मतलब क्या हो जाएगा, गुना, और ये 3/5 भाग 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 गुना 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। ये मिश्र भिन्न है, जिसको अपने को भिन्न में बदल लेना है, और ये ऋण 1/3। अब यहाँ पर 6 और 4 10, 10/9 है ये, और ये गुना 3/5। ये का वाला गुना है, इसलिए इसको पहले करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये कितना हो जाएगा, 2/3। कितना हो गया, ये इतना जो हमने हल किया है वो है 2/3। अब हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो जब भी भाग हो तो भाग को गुना में बदलते हैं, और गुना में बदलने के बाद वाले संख्या का अंश को हर में और हर को अंश में करते हैं। यहाँ पर 5/3 है तो ये हो जाएगा 3/5, और ये गुना है 5/4, और ये ऋण 1/3। अब यहाँ पर ये तीनों संख्या गुना हो रहा है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये ऊपर का 5 से 5 कटेगा, और 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो यहाँ पर क्या बचा है, ये 1/2 और ऋण 1/3। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हम नीचे में लिख देंगे 6 हो गया ये। अब 3 का गुना इधर से करेंगे, 3 एकम 3, और 2 का गुना इधर करेंगे, 2 एकम 2, बराबर 3 में 2 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, और ये /6। ये हो गया 1/6, ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इस प्रकार के सवालों में कोका भागु योग को बिल्कुल ही लगाना है। ठीक है, चलिए, एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी की मूल्य का 2 गुना है। यदि 5 जुराब के जोड़ों का मूल्य 1250 रुपये है, तो 2 जोड़े जुराब तथा 4 टोपियों का कुल मूल्य कितना होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक जुराब के जोड़े का मूल्य टोपी के मूल्य का 2 गुना है। टोपी का मूल्य का क्या है, 2 गुना है। यदि 5 जुराब के जोड़े का मूल्य, हम यहाँ पर 5 जुराब के जोड़े का मूल्य दिया गया है, तो एक जुराब का निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 5 का कितना दिया हुआ है, 1250 रुपये। तो एक जुराब का कितना हो जाएगा, 1250/5, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूने 10, यहाँ पर बच गया 2, और यहाँ 5 25, 5 पंचे 25, और 5 शून्य 0। एक जुराब, ये हो जाएगा एक जुराब का जोड़ा बराबर 250 रुपये। अब किसका 2 गुना है, ये टोपी के मूल्य का 2 गुना है। मतलब टोपी का मूल्य जो है उसका ये डबल है। तो टोपी का मूल्य क्या हो जाएगा, एक टोपी का मूल्य यहाँ पर ये टोपी के मूल्य का डबल है, तो ये क्या हो जाएगा, टोपी का मूल्य इसका आधा हो जाएगा। तो ये 250/2, तो 2 एकम 2, और 2 दूने 4, और 2 1 बचा, 2 पंचे 10। इसका जो मूल्य हो गया 125 रुपये।
अब यहाँ पर निकल गया है, एक जुराब के जोड़ा का मूल्य 250 रुपये है और एक टोपी का मूल्य है 125 रुपये। तो अपने को निकालना है दो जोड़े जुराब धन 4 टोपी का मूल्य। तो ये हो जाएगा 2 जोड़े, तो 2 का गुना करेंगे। एक जोड़ी जुराब का मूल्य है 250 रुपया है, तो 250 रुपया यहाँ पर लिख देंगे। धन 4 है, 4 टोपी, तो 4 है तो एक टोपी का मूल्य कितना है 125 रुपये है, 125 रुपये। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 2 से गुणेंगे इसको, 2 शून्य 2 पंचे 10 का शून्य हासिल 1, 2 दूने 4 और 1 500। धन 4 का गुना करेंगे, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूने 8, 8 और 2 10 का शून्य हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 500 और 500 हो जाएगा 1000 रुपये। तो 2 जोड़े जुराब और 4 टोपी का मूल्य जो है 1000 रुपया है, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। ठीक है। निम्न चित्रालेख एक सप्ताह के 5 दिनों में बिकने वाली सेब की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। सोमवार को 3 टोकरी, मंगलवार को 3 और यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख देते हैं 3 टोकरी है, ये 3 और 2 5 टोकरी, बुधवार को 4 टोकरी और गुरुवार को 2 टोकरी और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 टोकरी सेब इसने क्या किया है, बिका है, बेचा है। और यहाँ पर 10 टोकरी है और ये क्या हो रहा है कि 140 टोकरियां बची है, इतना इसने बेच दिया। बेचा किसने, कितना है, बेचा 3 टोकरी, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21 टोकरी, 21 टोकरी इसने क्या किया है, बेचा है। और इनके पास कितनी टोकरी बची है, 100 चलिए यहाँ पर ये है, टोकरी नहीं है बल्कि 1 स्टार का मतलब होता है 10 टोकरी, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना, इसमें 10 का हो जाएगा, तो एक यहाँ पर 1 शून्य लग जाएगा और ये 210 टोकरी, 210 टोकरी उसने बेच दिया। अब कितना उनके पास बचा हुआ है, बेचा है और बचा है 140 टोकरी, 140 टोकरी बचा है। तो कुल शुरू में कितने थे, कुल कितना उनके पास शुरुआत में था, तो ये 0 4 और 1 5 2 और 1 3, 350 टोकरी उनके पास था। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 350 टोकरियां था, उनमें से ये 3 2 5 8 4 12 2 14 और 7 21 ये बंडल है, जिसमें एक में 10 टोकरियां था, तो कुल 210 टोकरियां उसने बेची थी और 140 टोकरी बचा था। ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग है। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो कितना हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा, 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। 4 अंकों की बड़ी संख्या, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर हमको इकाई की तरफ से लिखना है 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक और ये 4 अंक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 9 और 9 18 का 8। ये हम ऑप्शन को देख के तुरंत देख सकते हैं कि देखो इकाई में 8 वाला एक ही है, ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो हम लगा सकते हैं सीधा टी, लेकिन जोड़ कर देख लीजिए, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है। लेकिन ये गलतियां अक्सर कैसी होती है, वो गलतियां देख लीजिए। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 5 9 लिखेंगे यहाँ पर, और हड़बड़ी में क्या करते हैं, ये 9 इधर लिख देते हैं, 4 9 इधर लिख देते हैं। इस प्रकार से ये 9 हो जाता है यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ये ऐसे करना है, ये इकाई के सीधा में इकाई लिखना है।
ठीक है। बर्तनों ए तथा बी में क्रमशः 145 लीटर तथा 116 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े मापक बर्तन का आयतन क्या होगा जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरी बार माप सके। इस प्रकार के सवालों में अपने को ये देखना है कि बड़े से बड़े शब्द जैसे दिया हो, बड़े से बड़े शब्द लिखा हो तो इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस प्रकार के लिए हम देखते हैं कि इस दो संख्या दिया हुआ है तो बड़ी भाग विधि से निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या है 145, छोटी संख्या है इसका 116। इससे हम भाग करेंगे ये 116 जो है एक बार जा रहा है, 116 एकम 116। यहाँ से घटाएंगे 5 को माने 15, 15 में 6 गया तो 6 में 9 हो जाएगा, हासिल 1 और 4 में 2 गया तो 2 और ये हो जाएगा कट गया। अब यहाँ पर ये 29 है तो इसके यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक इसके पहले भागफल है, भाजक है, उसको यहाँ पर लिखते हैं 116 को और यहाँ पर हम भाग करके देखते हैं। ये 29 है तो यहाँ पर दिख रहा है कि 9 चौक 4 बार में जा सकता है, 30 है या 30 मान लेते हैं तो 30 चौक 12 के लगभग है। 4 से 4 नहीं 36 का 6 हासिल 3, 4 दूने 8 और 3 11। जैसे यहाँ पर यदि शेष फल शून्य आता है तो इसके ठीक पहले वाला जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है 29। तो इस प्रकार से बड़ी जो माप है, मापक बर्तन होगा वो 29 लीटर का होगा। उससे हम इस दूध को भी माप सकते हैं और इस दूध को भी मापा जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इस प्रकार के यदि हम इसको भाग गुणनखंड विधि से करेंगे ये सीधा 29 अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। इसलिए भाग विधि बहुत ही सरल होता है और जिसमें आपका आंसर एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। ठीक है। 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों की साधारण ब्याज तथा 4,000 रुपये पर 4/1/2% वार्षिक दर से 8 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर क्या है। यहाँ पर अपने को ब्याज निकालना है तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और इन पूरे का बटा होता है 100। ठीक है। यहाँ पर अब ये दो भाग में हम निकालेंगे। यहाँ पर तो देखिए ये 5,000 रुपये है तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 गुना दर है 8 है गुना समय को हम इसको सिंपल कर लेंगे 2 3 6 और 1 7/2 ये बटे 2 और गुना कितने का है, ये 100 का है। यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो और ये 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 7 चौक 28 और गुना 50। तो यहाँ पर हो जाएगा एक शून्य है इकाई में तो शून्य लगा देंगे और 5 8 40 का शून्य हासिल 4, 5 दूने 10, 10 और 4 14 रुपये, ये इनका ब्याज आ गया। दूसरे का कह रहा है कि 4,000 रुपये पर तो हम यहाँ पर हो जाएगा इसका SI बराबर हो जाएगा 4,000 गुना दर, यहाँ पर लिखा हुआ है दर है 2 चौक 8 और 1 9/2, 9/2 गुना समय है इनका 8 वर्ष और भागित क्या होता है यहाँ पर ये 100। इस 100 का 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 तो इसका जो हो जाएगा 9 चौक 36 गुना 40 बराबर। यहाँ पर इकाई में शून्य है तो शून्य को लिख देंगे और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14 तो ये हो जाएगा 1,440 रुपये और ये 1,400 है। अंतर पूछा है दोनों के ब्याज का अंतर, ये 40 रुपया ज़्यादा है, यही इसका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा 40 रुपये अंतर जो है ये ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है गुणन
243 गुना 3 गुना 2 के घातांक 2 गुना 5 के घातांक 2 गुना 0 गुना 4 का सरलीकरण करने पर मान आता है। इस प्रकार के सवालों को हम क्या करते हैं, देखते हैं और बस गुना करना चालू कर देते हैं। आपको पहले ये देखना है कि इसमें कहीं पर शून्य है क्या। यदि किसी भी संख्या को शून्य से गुना करते हैं तो पूरा का जो पूरा गुणनफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए गुणनफल इसका हो जाएगा डी। यह आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि कहीं पर शून्य गुना हो रहा है क्या, लेकिन हाँ इसको बड़ा ध्यान से देखना। नहीं तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, गुना करना चालू कर देते हैं, जब आखिरी में जाते हैं अरे यहाँ तो शून्य है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है प्रश्नों को, और ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है कौन सी संख्या चित्र में वर्ग, वृत्त और त्रिभुज में है। वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। वर्ग में हम देख रहे हैं कि ये 6 है, 5 है, 7 है। 6, 5, 7 ये है वर्ग में। और उसके बाद बोल रहा है वृत्त में। तो वृत्त में कौन कौन सी संख्या है, ये देखो ये पूरा वृत्त है। तो यहाँ से करते हैं तो 5 है और 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है और 6 भी है। अब त्रिभुज में, तो यहाँ पर त्रिभुज में कौन कौन सी है इसको देख लीजिए। तो त्रिभुज में क्या है, ये वाला त्रिभुज है, 3 है, 7 है, 9 है और 11 है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या सभी में है, इन सब में है। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 इसमें है तो इसमें नहीं है, ये 6 कट गया। 5 इसमें है तो यहाँ पर इसमें नहीं है, इसलिए 5 कट गया। और अब देखिए 7, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो ये 7 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो 7 जो है वर्ग, वृत्त और त्रिभुज तीनों में है। इसमें आपको बिल्कुल ऐसे निकाल लेना है। और जो कम है, जैसे वर्ग में कम संख्या, तो इसी को आपको मिलान कर लेना है। जो संख्या नहीं है तो उसको काट देना है, और जो है तो ये देखिए तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है। ठीक है, चलिए 135% का मान कितना होगा। तो 135 प्रति का मतलब होता है, मैंने बताया है कि बटे, और शत का मतलब होता है 100। 100 से भाग कर देने हैं। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये 5 बटे के फॉर्म में है, सरल किया हुआ है। यदि 135 होता तो यही उत्तर हो जाता बिना हल किए। ये 5 से भाग जाएगा तो ये 5 दूने 10, 5 शून्य शून्य, 5 दूने 10, यहाँ पर बच गया 3 और 5 35 हो गया, 5 सत्ते 35। ये 27 बटे कितना है, ये 20 है, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए ए व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदे। इनमें से 20 आम सड़ गए, शेष आमों को उसने 48 रुपए के 10 आम की दर से बेचे। उसका लाभ या हानि क्या हुआ। तो यहाँ पर हम 2 भाग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा क्रय और यहाँ पर हो जाएगा विक्रय। ये क्रय यहाँ पर 120 आम को 4 रुपये प्रति आम के हिसाब से खरीदा। तो 120 गुना 4 बराबर 4 शून्यम शून्य हो जाएगा, 4 दूने 8 और 4 एकम 4। ये हो गया क्रय मूल्य, इसका आ गया 180 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 20 आम सड़ गए। कितना आम लिया था उसने, 120 आम में 20 आम सड़ गए, तो उनके पास बेचने के लिए कितना आम बच गया, 100 आम बच गया। ये 100 आम बच गया। अब शेष आमों को 48 रुपये के 10, 48 रुपये में कितना आम बेच रहा है इसने, 10 आम। तो 10 यहाँ पर 10 आम का कितना हो जाएगा, देखो अपने को ये ज्ञात करना है। तो 48 एक आम का कीमत निकाल लेंगे हम, 48 बटे 10 और 100 आम है तो 100 का गुना करेंगे, ये शून्य कट जाएगा। ये 4 यहाँ पर 0 है तो ये 0 और 48 से कम 48, यहाँ पर ये हो जाएगा विक्रय। कितना में खरीदा उसने, 480 में खरीदा। बेचा किस में उसने, 480 में बेचा। तो उसको लाभ होगा क्या, नहीं होगा। उसको हानि होगा क्या, नहीं होगा। उसे कुछ भी नहीं होगा, ना तो लाभ होगा और लाभ भी नहीं, और हानि भी नहीं। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कोई लाभ या हानि नहीं। ऑप्शन नंबर सी पे है। जब 144.144 को 12 से भाग दिया जाता है तो भागफल होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे।
144.144। यदि इसको 12 से भाग करें तो आप देखिए यहाँ पर 12 एकम 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 एकम 12। यहाँ पर 4 में 2 गया तो 2 बचा। अब किसको उतारेंगे नीचे, 4 को उतारेंगे तो 12 दूने 24, 12 दूने 24, ये कट गया यहाँ पर। अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर दशमलव दिख रहा है, दशमलव लग गया। अब उसके बाद क्या उतारेंगे, हम 1 को उतारेंगे। अब 12 से भाग करेंगे तो 12 शून्यम 0, 12 शून्यम 0, 1 बच गया। अब किसको उतारेंगे हम, यहाँ पर 4 को उतारेंगे। 12 एकम 12, एक बार जाएगा, फिर से यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। और किसको उतारेंगे, अब 4 को उतारेंगे। 12 दूने 24, 12 दूने 24, ये अब शेष फल जो है 0 हो गया। तो भागफल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12.012, 12.012। ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, यदि मेरा सवाल ठीक लग रहा है या आपको ज़रूरत हो तो अपने ज़रूरतमंद साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।